Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 25th of May 2021, Tuesday. Inspiration of the day is people begin to become successful the minute they decides to be. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. India attracts record FDI of $81 billion in financial year 21. According to the recent data released by Department for Promotion and Industry and Internal Trade that we call as DPIIT, Indian economy has seen the 19% year on year growth to a record $59.64 billion. और अगर आपको पता हो और आप जानते हो कि जो कोविड-19 सिचुएशन रही है फाइनेंशियल ईयर 21 में, उसने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डिसरप्ट किया था बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट लॉकडाउन दैट इंडियन इकोनॉमी हैज़ फॉलोड. एंड इन स्पाइट ऑफ दैट, इंडिया अट्रैक्टेड द हाईएस्ट एवर टोटल एफडीआई इनफ्लो. तो कोविड-19 के डिस्ट्रप्शन के बाद भी इंडियन इकोनॉमी ने अभी तक का सबसे ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड किया है, जिसमें बेसिकली इक्विटी कैपिटल of unincorporated bodies, reinvested earnings and other capital included. So total FDI stood at $81.72 trillion. That is up to 10% year on year basis. अगर फाइनेंशियल ईयर की बात 20 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 में इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली $74.39 बिलियन का एफडीआई इनफ्लो अट्रैक्ट किया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में $81.72 बिलियन का हो गया है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 21 इतना डिस्टर्ब रहा बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो ये हमें एफडीआई में इतना ग्रोथ देखने को कैसे मिला है. तो एक्सपर्ट का इसमें अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है. कुछ का ये कहना है कि जो पास्ट ईयर्स में, कुछ रिसेंट ईयर में गवर्नमेंट ने एफडीआई पॉलिसी में जो रिफॉर्म्स लाए थे, एफडीआई का जो नया फ्रेमवर्क लाया था, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट किया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव किया था, इन सारे फैक्टर्स की वजह से अब इंडिया में जो इंक्रीज्ड एफडीआई इनफ्लो है वो दिखना शुरू हो गया है. एंड दिस पर्टिकुलर ट्रेंड इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ द ट्रेंड दैट आर इंडोर्समेंट ऑफ इंडियाज स्टेटस एज अ preferred investment destination among all the global investors. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 में भारत ने इंडियन इकोनॉमी में आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम लाया गया था, जिसकी वजह से भी हमें पीएलआई स्कीम और कई सारे ऐसी स्कीम देखने को मिली थी जिसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया में एफडीआई इनफ्लो पर पड़ता है. तो बहुत सारे ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स लिए गए थे जिनका इम्पैक्ट अब इंडियन इकोनॉमी में दिखना शुरू हो गया है इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लो. तो थोड़ा सा डेटा अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 में टोटल जो एफडीआई था वो अप्रॉक्सीमेटली $74.39 बिलियन था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में $81.72 बिलियन तक हो गया था. तो 20 में 74.3 बिलियन, 21 में $81.7 बिलियन. अब बात करें अगर हम इकोनॉमीज़ की, कहाँ से सबसे ज़्यादा, किस कंट्री से सबसे ज़्यादा हमारे पास इनफ्लो आया है और किस टॉप 3 जो इन्वेस्टर कंट्रीज़ रही हैं इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 21 में कौन सी रही. तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आया है दैट इज़ फ्रॉम सिंगापुर. सिंगापुर से जितना अभी टोटल एफडीआई आया है उसमें टोटल एफडीआई 29% केवल सिंगापुर से आया, दैट इज़ फॉलोड बाय यूएस दैट इज़ 23% एंड देन मॉरिशस जहाँ से 9%. तो हमारे टॉप इन्वेस्टर कंट्रीज फाइनेंशियल ईयर 21 में सिंगापुर, यूएस एंड मॉरिशस इकोनॉमीज रही हैं. और अगर डेटा का ट्रेंड एनालाइज करें हम और डेटा को और डीपली एनालाइज करें तो आउट ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज सऊदी अरेबिया इज द टॉप इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज. तो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें कि किस पर्टिकुलर कंट्री का जो एफडीआई इंडिया में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है तो दैट इज सऊदी अरेबिया. इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मीन्स है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में सऊदी अरेबिया का जो एफडीआई था इंडिया में वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है और सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज. अगर सिंगापुर, मॉरिशस, यूएस की बात करें तो दे आर द top investors in general scenarios also, but Saudi Arabia has emerged as a top investor among all top countries and
shows the highest increase in terms of percentage in FDI inflow. इस बार अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 में, तो इस बार सऊदी अरेबिया ने इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली $2.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब सऊदी अरेबिया से $2.8 बिलियन का एफडीआई आया, जो कि पिछले साल $89.93 मिलियन ही था केवल। एंड दैट all is the outcome of the India's improving relation with the Arabian nations. After Saudi Arabia, there was a 227% and 44% increase has been recorded in FDI equity inflow from USA and UK respectively. तो USA और UK से भी जो पिछले साल के कंपैरिजन में इंडिया में FDI inflow इंक्रीज हुआ है। और अगर स्टेट्स की बात करी जाए कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट ने एफडीआई रिसीव किया, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इंडिया में स्टेट्स के बीच में भी कंपटीशन चल रहा था कि कौन सा स्टेट कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो थी डिफरेंट प्रोग्राम्स लेकर आ रही थी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपको पता हो तो वाइब्रेंट गुजरात करके, और इसी तरह छत्तीसगढ़ ने, अलग अलग स्टेट्स ने डिफरेंट इन्वेस्टर समिट्स ऑर्गेनाइज करी थी in order to attract the FDI from domestic firms as well as from the foreign investors. आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसे ही वाइब्रेंट गुजरात जैसे ही और अदर प्रोग्राम्स के भी नाम या इन्वेस्टर समिट्स के नाम बताएंगे जो कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किए थे लास्ट 2 years में। तो अब देख लेते हैं स्टेट्स की अगर बात करी जाए तो गुजरात वॉज द टॉप रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इनफ्लो अमंग ऑल स्टेट। 37% शेयर ऑफ टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो हैज बीन रिकॉर्डेड बाय गुजरात। तो टोटल जितना एफडीआई इंडिया में आया है उसका 37% केवल गुजरात के लिए ही था। तो गुजरात हैज बीन द टॉप रेसिपिएंट, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। महाराष्ट्र और कर्नाटका ने भी अच्छा एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड किया, जिसमें महाराष्ट्र ने 27% और कर्नाटका हैज रिकॉर्डेड 13% ऑफ टोटल एफडीआई इनफ्लो इनटू इंडिया। अब देखें सेक्टर, ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिनमें एफडीआई, अगर गुजरात का एफडीआई का टोटल शेयर हम देखें, अगर देखें गुजरात में जितना भी एफडीआई आया है उसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या किस पर्टिकुलर सेक्टर को मिला है। तो जो लॉयन शेयर है, एक बड़ा पार्ट एफडीआई इनफ्लो का, इनबाउंड एफडीआई का, दैट वाज इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर। 78% गुजरात का टोटल एफडीआई सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सेक्टर को मिला है। And this was followed by Karnataka and Delhi. कर्नाटका एंड दिल्ली में 9% और 5% जो टोटल एफडीआई रहा है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सेक्टर को रिसीव हुआ है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ में भी एक सिग्निफिकेंट एफडीआई इनफ्लो, एफडीआई कैपिटल इनफ्लो देखने को मिला है। यहाँ पर कई सारे टर्म्स है, इनबाउंड एफडीआई, एफडीआई इनफ्लो, एफडीआई कैपिटल इनफ्लो, एफडीआई इक्विटी इनफ्लो। ये अप्रॉक्सीमेटली एक ही टर्म है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल डिटेल्स में। इसका इनबाउंड का मतलब है कितना एफडीआई आया, इनफ्लो मतलब कितना आया। कि एफडीआई वो भी होता है जो बाहर जाता है, हमारी इंडियन कंपनीज बाहर जो इन्वेस्ट करती है, दैट इज आउटफ्लो एफडीआई। आउटबाउंड एफडीआई वो इंडियन कंपनी बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं। इनबाउंड इनफ्लो दैट ऑल मीन्स कि बाहर की कंपनी, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो सेक्टर है वो टॉप सेक्टर इमर्ज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21 में, जिसने इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई इक्विटी इनफ्लो रजिस्टर किया है। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 44% का टोटल एफडीआई जो इंडिया में आया है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर और हार्डवेयर सेक्टर में ही रहा है। कंप्यूटर हार्डवेयर सेक्टर के बाद कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ ने भी एक सिग्निफिकेंट एफडीआई इनफ्लो रिसीव किया है 13% तक का। 44% कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए, 13% कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ ने रिसीव किया, और जो थर्ड टॉप रहा दैट इज सर्विस सेक्टर, उसने 8% एफडीआई कैपिटल इनफ्लो इंडिया में रिसीव किया। एंड दीज आर द टॉप फॉरेन इन्वेस्टर्स और टॉप इन्वेस्टर कंट्रीज इन फाइनेंशियल ईयर 21 इन टर्म्स ऑफ शेयर। सिंगापुर, यूएस एंड मॉरिशस हैज बीन or have been the top 3 countries from where India has received the highest amount of FDI inflow, and this is the data of FDI since financial year 17.
और हम देखें अगर ध्यान से तो सिग्निफिकेंटली हर साल इंक्रीज हो रहा है। एंड दैट ऑल एफर्ट्स गोज टू गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है कि इंडिया में एफडीआई आया। अगर आप देखें करंट गवर्नमेंट का ओरिएंटेशन तो हमेशा से एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो स्किल इंडिया हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे किसी भी तरह की पीएलआई स्कीम हो, सबका एक ही मोटिव रहा है कि इंडिया में एफडीआई को अट्रैक्ट किया जाए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए ताकि इंडिया एक्सपोर्ट हब बन सके और एक क्रूशल एलिमेंट बने ग्लोबल सप्लाई चेन में। क्योंकि इंडिया में, अगर मैंने आपको कई बार बताया कि इंडिया की जो ग्रोथ ट्राजेक्ट्री रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट रही है अदर इकोनॉमी से कंपैरिजन में। जनरली होता क्या है, कोई भी इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो पहले उसका प्राइमरी सेक्टर ग्रो करता है, फिर उसका सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करता है, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसके बाद टर्शरी सेक्टर ग्रो करता है, दैट इज सर्विस सेक्टर। बट इंडिया के केस में क्या हुआ है, इंडिया के केस में इंडिया ने सीधे प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में जंप ले लिया। जब बीच का लिंच पिन है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो इंडिया में इतना बूस्ट नहीं हो पाया, इतना डेवलप नहीं हो पाया, या पोटेंशियल के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं हो पाया, अंडर डेवलप रहा। दैट इज़ वाई जो इंडिया की डिपेंडेंसी है मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स में वो बाहर के कंट्रीज़ में ज़्यादा है। अगर चाहे हम फार्मास्यूटिकल की बात करें, चाहे हम स्टील की बात करें, और चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, जो करंट गवर्नमेंट का फोकस है वो यही है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, जिससे कि एक्चुअल में इंडिया का ट्रेड बढ़ सके। एफडीआई के बारे में अगर हम बात करें, कहने वाले स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं मैम एफडीआई तो आ रहा है, अच्छी बात है, दैट्स गुड, बट एफडीआई के बारे में भी कई सारे डिफरेंट ओपिनियंस है। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म में देखें तो एफडीआई इज बेसिकली अ लोन। अगर इंडिया को सच में अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव करना है तो कहीं ना कहीं इंडिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि हमारा जो ट्रेड सरप्लस हो। एफडीआई इज एन लोन, जो भी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हो कल को आगे आने वाले 10-15 सालों तक वो प्रॉफिट अर्न करेगी। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि एफडीआई जो है वो एक्चुअली में फॉर करंट ईयर फॉर 2 to 3 years केवल हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव्ड दिखता है, बट इन लॉन्ग टर्म इंडिया हैज़ टू रीपे इट ईदर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और एनी अदर फॉर्म। बट जो हमारा एक्चुअल सरप्लस है अगर वो ट्रेड के केस में आता है तो वो हमारा एक्चुअल सरप्लस होता है, वो हमारी एक्चुअल अर्निंग होती है, वो इकोनॉमी की एक्चुअल अर्निंग होती है। एंड दैट इज वाई इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू एक्चुअली इंप्रूव द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिससे कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस बढ़े। ग्लोबल सप्लाई चेन में जो इंडिया का रोल जीरो है, ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनकर के सामने आए कि अगर किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री को कुछ भी मैन्युफैक्चर करना तो रॉ मटेरियल सप्लायर इंडिया से ही ले, एटलीस्ट एक सिग्निफिकेंट सप्लायर के फॉर्म में इंडिया इमर्ज हो। तो अगर एफडीआई की बात करें तो एज पर एफडीआई दिस डेटा इज वेरी गुड एंड अप्रिशिएटिंग। अब देख लेते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड जो एक्चुअली न्यूज़ है वो मैंने एक ही ब्लॉक में कवर करने की कोशिश करी है। ICRA predicts GDP growth at 2% in Q4. So domestic rating agency ICRA on Monday forecast a 2% uptick in growth during the March 21 quarter. तो फाइनेंशियल ईयर 21 का जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें 2% की जीडीपी ग्रोथ ICRA ने प्रोडिक्ट करी है। और एफडीआई इनफ्लो की अगर बात करिए तो हम देखें कि 21 फाइनेंशियल ईयर 21 जो इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमीज रही उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसरप्शन कॉज किया है उसने। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हॉल्ट हुई हैं, इनफ्लो एफडीआई इनफ्लो, एफडीआई आउटफ्लो हॉल्ट हुआ है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुए हैं, डिमांड सबड्यूट हुई है, वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। इसके बावजूद इंडिया ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट का एफडीआई इक्विटी इनफ्लो रजिस्टर किया, दैट इज़ अ गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी एटलीस्ट फॉर नाउ। हालांकि इसके अदर इम्प्लीकेशंस हैं वो कभी हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अब अगर आईसीआरए की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ को 2% Q4 में प्रेडिक्ट किया है आईसीआरए ने, जो कि Q3 से अप्रॉक्सीमेटली 0.40% ज़्यादा है। तो अगर हम देखें क्वार्टर वाइज तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 के Q4 तक इंडियन इकोनॉमी रिकवर करना शुरू कर चुकी थी। अगर कोविड-19 की सेकेंड वेव नहीं आती तो शायद एक अच्छा इंप्रूवमेंट या अच्छी रिकवरी इंडियन इकोनॉमी में देखने को हमें मिलती। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6। बैंक्स सीज ₹5 ट्रिलियन फ्रॉड्स आरबीआई। एक आरबीआई एक्टिविस्ट मिस्टर सौरभ पांदरे ने एक आरटीआई फाइल करी आरबीआई में इन ऑर्डर टू सी द फ्रॉड की करप्शन, कितना करप्शन हो रहा है या जो फ्रॉड हो रहा है हुआ है क्या कोई बैंक में रिसेंट टाइम्स में, फाइनेंशियल ईयर 21 में मार्च 31 21 तक कितना करप्शन हुआ, कितना जो डिफ़ॉल्ट हुए,
किस तरह के फ्रॉड हुए इसकी जानकारी निकली, आरटीआई फाइल करिए कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने। एंड एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय आरबीआई ने जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग banks operating in India have reported fraud of 4.92 trillion as on March 31st, 2021. तो मार्च 21 तक अप्रॉक्सीमेटली 4.92 ट्रिलियन के जो रुपीज़ हैं वो फ्रॉड में रजिस्टर्ड हुए हैं। फ्रॉड कितने मिलियन ट्रिलियन का फ्रॉड रिपोर्ट किया है बैंक्स ने विद आरबीआई, जो कि टोटल बैंक क्रेडिट का 4.5% है। इमेजिन करिए कि अगर टोटल इंडिया में जितने बैंक्स हैं उनके पास 100 रुपये हैं तो इसमें से 5 रुपये जो है वो फ्रॉड के में डूब गए, फ्रॉड में चले गए, किसी भी तरह के फ्रॉड में। And data also reflected that approximately 99 banks and financial institutions, that include the NBFCs as well, have reported a total of approximately 45,600 cases of loan fraud till March 21. तो कम से कम 100 इंस्टीट्यूशन ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने फ्रॉड के केस आरबीआई के साथ रजिस्टर किए हैं, आरबीआई को इन्फॉर्म किए कि उनके यहाँ किसी भी तरह का छोटा बड़ा फ्रॉड हुआ है लोन को लेकर के। अब बड़े बड़े फ्रॉड तो हमें पता है, चाहे वो नीरव मोदी का हो, चाहे वो जय माल्या का हो, बट कई सारे छोटे छोटे फ्रॉड भी होते रहते हैं जिनकी रिपोर्टिंग या मीडिया में इतनी अच्छे से नहीं होती। तो उसका डेटा बेसिकली आरटीआई में मांगा गया था और अप्रॉक्सीमेटली 100 जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल एंटिटीज, उन्होंने रिपोर्ट किया है किसी भी तरह का फ्रॉड मार्च 31st 2021 में। और बैंक्स की अगर बात करें, किस ऐसे कौन से बैंक है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड के केस देखने को मिले, तो डेफिनेटली द कंट्री का जो लार्जेस्ट लेंडर, द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर, दैट इज SBI, State Bank of India, has classified the highest amount of loan as fraud, that is approximately 78,000 crore as on March 31st, 2021. And the particular list is followed by the second largest bank, that is Punjab National Bank, then Bank of India, and then Union Bank. So these are the 4 top banks. अगर फ्रॉड की बात करें कितना अमाउंट का फ्रॉड हुआ, तो SBI नंबर 1 पे, then Punjab National Bank, then Bank of India, then Union Bank. और ऐसे बैंक जो कि मर्ज हो गए हैं उनका डेटा मर्ज होने के पहले का रिलीज़ किया है आरबीआई ने। बताया है कि ऐसे बैंक आंध्रा बैंक हो गया, कॉर्पोरेशन बैंक हो गया, जो दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो गए हैं, तो वो बेसिकली डेटा उस तरह से कि जब वो सिंगल या स्टैंड अलोन ऑपरेशनल थे तो उस समय का डेटा है। एंड एज पर द आरटीआई, द टॉप 5 बैंक्स अकाउंटेड फॉर 42.1% ऑफ टोटल फ्रॉड। तो अगर टॉप 5 बैंक्स की बात करें, जैसे कि स्टेट बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक एंड द 5th वन, अगर इनके टोटल फ्रॉड के अमाउंट को या परसेंटेज को देखा तो 42% का तो फ्रॉड यही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इन्हीं बैंक्स में हुआ है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2,06,941 करोड़ का फ्रॉड है। तो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमें पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उन्हीं में फ्रॉड हो रहा है। अगर प्राइवेट की बात करी जाए तो आईसीआईसीआई बैंक, जो कि डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में टॉप बैंक है, वो फ्रॉड की लिस्ट में भी टॉप पर है। 5.3% का जो टोटल फ्रॉड का जो 5.3% है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आईसीआईसीआई बैंक, फॉलोड बाय यस बैंक एंड एक्सिस बैंक। तो ये 3 जो है वो टॉप लोन डिफॉल्टर्स, आई मीन लोन फ्रॉड वाले बैंक है जहाँ पर लोन जो है वो फ्रॉड हुए। आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक एंड एक्सिस बैंक। आईसीआईसीआई बैंक 5.3%, यस बैंक 4.02% एंड एक्सिस बैंक 2.54% का लोन फ्रॉड का परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और अगर बात करें, यहाँ पर डेटा थोड़ा सा वेरिएबल है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर को देखें तो जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है इंडिया का, दैट इज एचडीएफसी बैंक, उसका जो अमाउंट इन्वॉल्व है लोन फ्रॉड में वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है इन कंपैरिजन टू द अदर लेंडर्स, अदर प्राइवेट सेक्टर लेंडर, अदर पब्लिक सेक्टर लेंडर्स। कितना? 0.55% ऑफ टोटल। तो जो एचडीएफसी बैंक है उसका जो एचडीएफसी बैंक्स अमाउंट हैज इन्वॉल्व इन लोन फ्रॉड वाज माइन्यूटली अप्रॉक्सीमेटली 0.5% ऑफ द टोटल। और अगर सारे प्राइवेट बैंक्स को कॉन्स्टिट्यूट करें, टोटल प्राइवेट बैंक्स में कितना परसेंट का जो अमाउंट है दैट इन्वॉल्व इन द लोन फ्रॉड, अगर 100% मनी इन्वॉल्व है लोन फ्रॉड में, तो 11.8% जो शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का है। एंड डेफिनेटली रिमेनिंग
82-83% all constitute, or we can say 70 to 80% constitute by public sector banks in India. So this also reflect the inefficiency of public sector bank. Apart from it, आप ये सोचिए कि किसी भी इकोनॉमी के लिए जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का, अगर हम रिसर्च की लैंग्वेज बोलें तो हम 5% को एक सिग्निफिकेंट लेवल पे मानते हैं. अगर 5% से ज़्यादा कुछ है तो वी कंसीडर इट सिग्निफिकेंट. 5% से ज़्यादा चांसेस आ रहा है तो वो पर्टिकुलर इवेंट सिग्निफिकेंट है. तो अगर हम रिसर्च की लैंग्वेज में भी देखें तो इट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट इन इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री. अगर इतना 5% तक का जो टोटल बैंक का क्रेडिट है वो डिफॉल्ट की कंडीशन में या लोन की कंडीशन में जा रहा है, देन यू कैन इमेजिन कि व्हाट विल बी द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, व्हाट विल बी द क्रेडिट ग्रोथ रेट, कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, कितना रेजिलियंट है इंडियन बैंकिंग सेक्टर, कितनी स्ट्रांगली आगे इंडियन इकोनॉमी को हेल्प कर पाएगा अगर इतने पोर्शन में लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, लोन फ्रॉड के केसेस देखने को मिल रहे हैं. और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डेटा डिसबर्स की बात करें तो दिस इज़ द डेटा ऑफ डिफरेंट बैंक्स, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा. तो टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड it includes other private sectors also, ICICI Bank, IDBI Bank, Canara Bank, Indian Overseas Bank and Yes Bank. तो ये टॉप लिस्ट, टॉप 10 बैंक्स की लिस्ट है जिनमें लोन जो है वो फ्रॉड हुए हैं. इट इंक्लूड बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स. बट अगर हम देखें तो लिस्ट इज टॉप बाई, और लिस्ट में जो टॉप पोजीशन पर है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही हैं. सो बैंक के अगर 5% जो टोटल क्रेडिट है वो डिफॉल्ट या लोन फ्रॉड की कंडीशन में जा रहा है, देन यू कैन इमेजिन द problems, actually problem faced by these Indian banking sectors organizations. Apart from it, अगर हम बैंक क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो रिसेंट टाइम में जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो 6% तक है, डिपॉजिट रेट 9% तक इंक्रीज हुआ है, एंड दैट इज अ सिग्निफिकेंट recovery. Definitely we will say it, recovery that has been seen in Indian banking sector or financial sector in terms of COVID-19 pandemic. तो बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 6% से ग्रो कर रहा है, डिपॉजिट 9% से ग्रो कर रहा है, as per the data released by RBI. In the fortnight ended May 8, 2020, bank advances stood at rupees 102.52 trillion and deposit rupees 138.50 trillion according to RBI scheduled bank statement of position in India as of May 7, 2021. तो रेजिलियंस की बात करें तो इंडियन बैंकिंग थोड़ा सा रेजिलियंट है, बहुत जल्दी इम्पैक्ट नहीं पड़ता बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. बट अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहने वाला भी नहीं है आगे आने वाले टाइम में. उस केस में इस तरह के जो डेटा और इस तरह के फ्रॉड करप्शन के केसेस मिलेंगे तो कैसे इंडियन जो बैंकिंग है वो ग्रो करेगी या कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करेगी, स्टिल इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6, ई-वेस्ट पॉलिसी टू फोकस ऑन एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स. अगर आपको याद हो तो हमने क्लिंजर पॉलिसी, स्क्रैप पॉलिसी के बारे में भी एक बार डिस्कस किया था, और अभी जो आज की न्यूज़ में बेसिकली हम ये ई वेस्ट जो हमारा जनरेट हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में उसके डिस्पोजल की बात करें. और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की ही नहीं है, इंडिया की ही नहीं है. ई वेस्ट जो वर्ल्ड में जिस लेवल से जनरेट हो रहा है उसको डिकम्पोज करना, उसको डिस्पोज ऑफ करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. कुछ कंट्रीज तो उसको स्पेस पर डंप कर रहे हैं, बट स्पेस पर डंप करने से अदर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं. जो सैटेलाइट्स हैं वो उससे टकरा रहे हैं, तरह के एक्सप्लोजन हो रहे हैं, स्पेस में पोल्यूशन हो रहा है. तो कई सारे ऑप्शन ढूंढे गए ई वेस्ट को एक्चुअली डंप करने के लिए, और कंट्रीज आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन इट कि जो भी ई वेस्ट या साइबर वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका कैसे डिस्पोजेबल किया जाए, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए. So aiming to deal with e-waste as a part of larger plan of India's government to encourage the circular economy or ensuring zero to minimal wastage in the use of electronics and electrical sector, the Ministry of Electronic and Information Technology has formulated a policy paper that deals with
ऑल सच इश्यूज। इनिशियली तो क्या हुआ था, जो डेवलप नेशंस हैं वो इंडिया में डंपिंग कर देते थे, जो उनका ई वेस्ट है, जो उनके इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल जो वेस्ट निकलते थे वो इंडिया में सस्ते रेट पर डंप कर दिया जाता था। लेकिन लेटर ऑन इंडिया को रियलाइज हुआ कि ये इंडिया में ई वेस्ट जनरेट हो रहा है और इंडिया में जो गार्बेज और क्लिंजर और स्क्रैप जनरेट हो रहा है वो इंडिया के इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप ई वेस्ट डिकम्पोज नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली प्लास्टिक के बने होते हैं और मैक्सिमम टाइम में पता होता है कि प्लास्टिक के जो फाइबर के जो आइटम्स होते हैं वो 100% डिकम्पोजेबल नहीं होते हैं और उससे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। तो इंडिया जो है वो अपनी ई वेस्ट पॉलिसी को लेकर के ज़्यादा सीरियस है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इज ऑल एक्चुअली गोइंग टू प्रिपेयर द पॉलिसी पेपर टू डील विथ सच ई वेस्ट, साइबर वेस्ट प्रोडक्ट। तो बेसिकली जो भी पेपर डेवलप किया जा रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सेक्टर, इस पर्टिकुलर टाइटल से इंस्ट्रक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी पूरी लाइफ साइकिल स्टेज को स्टडी किया जाएगा। दैट इज़ फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्विजिशन, डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, कंजप्शन टू end of the life, that is e-waste management, and then secondary raw material utilization। तो पूरी उसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करके पेपर जो है वो पॉलिसी या फ्रेमवर्क को लेकर के आगे, जिसमें कहाँ से एक्विजिशन होता है रॉ मटेरियल का, फिर उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करी जाती है। तो अगर आप देखें हर स्टेज पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इवन फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट टू एंड ऑफ द लाइफ मैनेजमेंट, हर स्टेज में अगर थोड़े से मॉडिफिकेशन किए जाएँ तो बहुत ज़्यादा ई वेस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रॉ मटेरियल एक्विजिशन की बात करें, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गुड बनाना है और हमें डेफिनेटली रॉ मटेरियल एक्वायर करना है, बहुत सारे रॉ मटेरियल आते हैं और सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो प्लास्टिक या फाइबर का आता है। तो अगर हम ये जो प्लास्टिक फाइबर एक्वायर कर रहे हैं, ये रीयूजेबल प्रोडक्ट्स को लेकर के एक्वायर करें जो ऑलरेडी यूज़ हैं, जो डंप किए जा सके हैं, जो जिनमें प्लास्टिक तो है बट वो फंक्शनल नहीं है, अगर वहाँ से एक्वायर करें तो डेफिनेटली एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट का ई वेस्ट जो है वो रिसाइक्लेबल हो जाएगा। डिज़ाइनिंग के फेस में अगर हम बात करें तो ऐसे डिज़ाइन करी जाए, इस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नई डिज़ाइन लाई जाए जिसमें मिनिमम से मिनिमम यूज़ हो ऐसे केमिकल्स का, ऐसे मटेरियल का जो कि नॉन डिकम्पोजेबल हैं, जो कि डिकम्पोज नहीं होते 100%, और ऐसी डिज़ाइन को ड्रॉ किया जाए जिसमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ हो और इजी से इजी फॉर्म में वो बन जाए, कम से कम इन्वायरमेंट को डिग्रेड हो। तो डिज़ाइनिंग के फेस में, मैन्युफैक्चरिंग के फेस में भी हम इस तरीके से इंटरवेंशन कर सकते हैं। प्रोडक्शन के फेस में ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे कि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो कम से कम निकलें, मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो मशीनरी में यूज़ हो जाए प्रोडक्ट को बनाने में। बाई प्रोडक्ट्स या वेस्ट जो निकल रहा है, एरर्स जो हो रहे हैं वो कम से कम रिड्यूस हो, कम से कम हो एरर। तो इससे क्या होगा, जो वेस्टेज है बनाते समय, जो मशीनरी में जो वेस्टेज होता है, जो एरर होते हैं, उससे जो वेस्ट होता है, जो प्रोडक्ट खराब हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है, उससे जो वेस्ट जनरेट होता है उसको भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। कंजम्पशन एंड की बात करें तो मल्टी फंक्शनल, मल्टीपर्पज डिवाइसेस को जनरेट किया जाए कि एक डिवाइस जो है वो कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करे। तो घरों में फिर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग डिवाइस नहीं लेनी पड़ेगी, तो यूटिलाइजेशन और कंजप्शन भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। इसके बाद डिकम्पोज करने के लिए एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट में, ई वेस्ट मैनेजमेंट में गवर्नमेंट ऐसी कुछ पॉलिसी लाए कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट्स या प्राइवेट सेक्टर भी वो जो अनयूज्ड और ख़राब पड़ा डिसफंक्शनल प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गज़ट है, इलेक्ट्रिकल गज़ट है, उसको वापस से कुछ पर्टिकुलर रेट में कंज्यूमर से, एंड कंज्यूमर से या इंटरमीडियरी से खरीद लें और फिर उसको रीयूज़ करें। तो रिसाइकिल, रीयूज़, रिड्यूस, ये 3 प्रिंसिपल पर अगर थोड़ा सा काम करें ई वेस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क में तो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंडिया में ई वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जा रहा है। और सर्कुलर इकोनॉमी की जो बात करी जा रही है कि जो एक बार पैसा लग गया वो सर्कुलर मोशन में चलता रहे, तो एक बार जो प्लास्टिक आ गई उसी को आप, या जो एक बार ऐसा मटेरियल आ गया जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकता फुली, उसी को रिसाइकिल करते हुए सर्कुलर फ्लो में चलाएं, अदर एक्विजिशन या अदर जो परचेजिंग है, जो मटेरियल है उनकी ना करनी पड़े, तो जिससे डेफिनेटली जो ई वेस्ट जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा। सर्कुलर इकोनॉमी एज अ कंसेप्ट हैज़ बीन गेन ग्राउंड ग्लोबली रिसेंटली। अगर रिसेंटली कंट्रीज को रियलाइज हो गया कि जिस अमाउंट में ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, अगर उसको ध्यान में रख करके कुछ काम नहीं किया गया तो इन्वायरमेंट इज़ गोइंग टू बी डिग्रेड।
और अर्थ को सेव करना, एक्चुअली अर्थ को तो हमें सेव करना ही नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन स्पीसीज, हम अपने आप को ही सेव कर रहे हैं, अर्थ तो अपने आप को जब चाहेगी तब सेव कर लेगी। तो अगर इसी तरह से इन्वायरमेंट को नुकसान होता रहा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही, ई वेस्ट जनरेट होता रहा, इन दैट केस होमोसेपियंस का सर्वाइवल अर्थ पर इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए इंडिया ने भी इस पर्टिकुलर ग्लोबल ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने के लिए या अपने जो प्रॉब्लम है ई वेस्ट जनरेशन की उसको रिड्यूस करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम करना शुरू कर दिया। कंजप्शन की अगर मटेरियल डेवलपमेंट की बात करें या ई वेस्ट जनरेशन की बात करें तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस ग्लोबली एंड एस्टिमेटेड टू कंज्यूम नियरली 15 बिलियन टन्स ऑफ मटेरियल बाई 2030 विद द करंट इकोनॉमिक ट्रेंड। जो करंट इकोनॉमिक ट्रेंड चल रहा है उसमें थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमारा कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, और इंडिया में कंजप्शन का जो पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रूगल नहीं है। हम बहुत लाविश, अगर थोड़ा सा भी पैसा है, वी आर वेरी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वी ट्राई टू हैव अ वेरी गुड लेविश लाइफ स्टाइल विदाउट इवन थिंकिंग कि हमारी लेविश लाइफ स्टाइल हम तो अफोर्ड कर सकते हैं बट अर्थ अफोर्ड नहीं कर सकती उस चीज़ को। और हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिनको ट्रिपल ई मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, दैट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन हाई मटेरियल कंजप्शन, दैट इज आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, क्रोमियम, जिंक, ये सब रेयर अर्थ मटेरियल है। अगर इनको ये इनका और बहुत सिग्निफिकेंट यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, इनके लिए माइनिंग करनी पड़ती है, डिगिंग करनी पड़ती है, दैट में लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ एज वेल एज द कंट्री। जो इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, जो पेड़ पौधे कट रहे हैं, जो इकोलॉजी को नुकसान हो रहा है, उसके अलावा ये स्केयर रिसोर्सेज हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, ये भी डिप्लीट कर रहे हैं। और इनका क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा इकोलॉजी पर, इट इज़ स्टिल नॉट नोन टू द एक्सपर्ट, इट इज़ स्टिल नॉट नोन टू द इन्वायरमेंटलिस्ट। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर every economy, every country to go for e-waste management policy as soon as possible. अब देख लेते हैं some other news के private fintech firms set to enter e-invoicing zone. So the Goods and Services Tax Council on Friday will also discuss about bringing in the private financial technology company to set up 4 more invoice generation portal. तो जो ई वे बिल जनरेट होते हैं उनको जनरेट करने के लिए प्राइवेट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को भी इनवाइट किया जाएगा, उन पर भी डिस्कशन होगा। जो फ्राइडे को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है उस पर इस बात पर डिस्कशन किया जाएगा कि जो प्राइवेट फिनटेक कंपनीज हैं क्या उनको अलाउ किया जा सकता है फॉर इंक्रीजिंग द ई इनवॉइसिंग इन केस ऑफ जीएसटी। और जो अभी कौन कर रहा है, अभी डेफिनेटली गवर्नमेंट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का पोर्टल है जो कि ऑपरेट कर रहा है, ई इनवॉइस जनरेट कर रहा है। और उसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि एक सेक्टर है, एक ही पोर्टल है, तो कई बार पोर्टल जो है वो शट डाउन कर जाता है हाई सर्वर बर्डन की वजह से। इसलिए फिलहाल के लिए आने वाली मीटिंग में ऐसा डिस्कशन किया जाए कि जो प्राइवेट फिनटेक फर्म्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए ई वॉइस जनरेशन में। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमें एक के अलावा 2, 3, 4, 5, 6 पोर्टल्स भी देखने को मिले ई वे बिल जनरेशन के लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर स्टेप्स इन आफ्टर फॉरेन वैक्स मेकर्स से नो टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया था कि वो अपने अकॉर्डिंग फॉरेन मार्केट से, फॉरेन प्लेयर से वैक्सीन को एक्वायर कर दें। नंबर ऑफ टाइम स्टेट गवर्नमेंट ने टेंडर फ्लोट किए, टेंडर्स में मॉडिफिकेशन भी लाया गया, रिलैक्सेशन भी लाया गया। इसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट को जो बिडर्स हैं वो नहीं मिले, या वैक्सीन मेकर्स ने कोई भी बिड सबमिट नहीं करी, कोटेशन नहीं सबमिट करी स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली सप्लाई करने से मना कर दिया। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप इन कर लिया है फॉरेन वैक्सीन एक्विजिशन के केस में। प्रॉबेबली सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक वन बिग टेंडर फॉर होल ऑफ द कंट्री, और वो किसी एक या 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को देखने को मिल जाएगा। और अभी फिलहाल वैक्सीन शॉर्टेज की वजह से कई सारे स्टेट्स में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बहुत सारे स्टेट्स में 18 to 44 एज ग्रुप का जो ब्रैकेट है उसमें वैक्सीनाइजेशन का प्रोग्राम रुका हुआ है। तो अब सेंटर जो है वो स्टेप इन करेगी। प्रोबेबली सेंटर में परचेज फॉरेन वैक्सीन डायरेक्टली फ्रॉम द डिफरेंट फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। DHFL लेंडर्स मूव NCLAT अगेंस्ट वाधवन ऑफर। अगर आपको याद हो,
वाधवन ऑफर को कंसीडर करने के लिए ट्रिब्यूनल ने कहा था डीएचएफएल के लेंडर्स को। तो फाइनली डीएचएफएल के जो लेंडर्स हैं उन्होंने वाधवन के ऑफर को, हम ये कह सकते हैं, नहीं एक्सेप्ट किया। उसके अगेंस्ट दे मूव टू NCLAT। व्हाट इज NCLAT? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा व्हाट इज द मैंडेट ऑफ NCLAT। तो फिलहाल के लिए वाधवन का ऑफर इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेंडर्स टू दीवान हाउसिंग फाइनेंस have moved National Company Law Appellate Tribunal NCLAT against the order of the Mumbai bench of the National Company Law Tribunal that directed the committee of creditors to examine the offer of the erstwhile promoter, that is Mr. Vadhavan। आपको ये न्यूज़ मैंने डिस्कस करी थी, आराम से कि देख सकते हैं जो वाधवन ने ऑफर दिया था, यू कैन सी इट, यू कैन हैव वोटिंग ऑन इट। बट फिलहाल के लिए जो DFHL की कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, दे मूव टू द अनदर NCLT अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द मुंबई बेंच। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। That is JP Infra Lenders differs voting on सुरक्षा बेड्स। कल वोटिंग होनी थी सुरक्षा के जो ऑफर हैं जेपी इंफ्रा को लेकर के, उस पर्टिकुलर वोटिंग को डिफर कर दिया गया है। और फिलहाल के लिए जेपी के जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं उन्होंने दोनों ही ऑफर्स को, अगर आपको याद हो तो एक ऑफर सुरक्षा के साइड से और एक ऑफर एनबीसीसी के साइड से है, जिसमें सुरक्षा ने बोला था कि अगर एनबीसीसी के ऑफर पर वोटिंग हुई तो सुरक्षा ऑप्ट आउट कर जाएगी। तो फिलहाल के लिए कल वोटिंग नहीं हुई और जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं उन्होंने दोनों ही जो कंपनीज है, दोनों ही जो बिडर्स हैं उनको ऑफर दिया है। दे वांट टू रिवाइज देयर एक्शन, रिवाइज देयर प्लान, रिवाइज देयर ऑफर। तो एक फ्रेश एक्शन प्लान की तरफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जा रही है। प्रॉबेबली मई 28 को वोटिंग होगी अगर ये दोनों ही कंपनीज नए ऑफर लाती हैं, अपने ऑफर को रिवाइज करती हैं। So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on different other social media platforms. And if you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.